नमस्कार। कभी सोचा है कि केमिस्ट्री की दुनिया में इतने सारे सैकड़ों बिखरे हुए तत्वों को एक इतने सुंदर, इतने परफेक्ट नक्शे में कैसे फिट किया गया? चलिए आज तत्वों के इसी आवर्त वर्गीकरण की फैसिनेटिंग कहानी को एक ही बार में पूरी तरह समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत में चलते हैं। जरा सोचिए, उस समय के साइंटिस्ट के सामने कितनी बड़ी चुनौती थी। जैसे जैसे नए नए तत्व खोजे जा रहे थे, उनकी लिस्ट बस लंबी होती जा रही थी। ये कुछ ऐसा था मानो एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी हो और सारी किताबें बस यूं ही बिना किसी ऑर्डर के फेंक दी गई हों। कोई सिस्टम ही नहीं था। तो सबसे बड़ा सवाल यही था, इस पूरे केमिकल केओस में, इस पूरी अव्यवस्था में कोई पैटर्न, कोई व्यवस्था कैसे खोजी जाए। और जानते हैं, यही वो पहेली है जिसे हम आज मिलकर सुलझाने वाले हैं। सोचकर देखिए, एक तरफ था कार्बन, तो दूसरी तरफ चमक चमाता हुआ सोना, और फिर हमारी सांसों के लिए सबसे जरूरी ऑक्सीजन। ये सब और इनके जैसे कई और तत्व अपनी बिल्कुल अलग अलग प्रॉपर्टीज के साथ बिखरे हुए थे। उन्हें वाकई एक नक्शे की सख्त जरूरत थी, एक ऐसे सिस्टम की जो इस सब में कोई मतलब निकाल सके, कोई लॉजिक ढूंढ सके। और यहीं से एंट्री होती है हमारी कहानी के पहले हीरोज की। तो चलिए मिलते हैं उन शुरुआती महारथियों से जिन्होंने इन सारे तत्वों को एक परिवार की तरह एक साथ लाने की पहली कोशिश की। इनमें से एक थे जॉन न्यूलैंड्स, और उनका आइडिया सच कहूं तो काफी क्रिएटिव था। उन्होंने तत्वों की तुलना कर डाली संगीत के सुरों से। जैसे सारे गामा पा धा नी के बाद वापस सा आता है ना, उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसे ही हर 8वें तत्व की प्रॉपर्टी पहले वाले से मिलती जुलती है। आइडिया तो बहुत अच्छा था, पर इसमें कुछ दिक्कतें थीं। एक तो ये नियम सिर्फ कैल्शियम तक ही सही से काम करता था, और दूसरी बड़ी गलती, न्यूलैंड्स ने ये मान लिया कि दुनिया में बस 56 ही तत्व हैं और कोई नया कभी खोजा ही नहीं जाएगा। तो जाहिर है कहानी को एक नए हीरो की जरूरत थी। और फिर मैदान में उतरे दिमित्री मेंडलीव। उन्होंने एक ऐसा फंडामेंटल नियम दिया जो सब कुछ बदलने वाला था। उन्होंने कहा कि असली पैटर्न, असली राज परमाणु द्रव्यमान में छिपा है। देखिए, मेंडलीव का जीनियस इस बात में था कि वो बहुत दूर की सोचते थे। उन्होंने सिर्फ उस समय के ज्ञात तत्वों को ही अरेंज नहीं किया, बल्कि उन तत्वों के लिए खाली जगह भी छोड़ दी जिनकी खोज हुई ही नहीं थी। इतना ही नहीं, उन्होंने एका सिलिकॉन जैसे एक अनजाने तत्व की प्रॉपर्टीज की भविष्यवाणी तक कर दी, जो बाद में जर्मेनियम निकला। ये एक जबरदस्त कामयाबी थी। मेंडलीव हमें मंजिल के बहुत करीब ले आए थे, पर पहेली का एक आखिरी बहुत जरूरी टुकड़ा अभी भी गायब था। और यहीं पर हमारी कहानी अपने क्लाइमैक्स पे पहुंचती है, जिससे जन्म हुआ हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। अब देखिए, वो सबसे बड़ा गेम चेंजिंग मोमेंट क्या था। पूरा सिस्टम परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास पर नहीं, बल्कि परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर पर आधारित होना चाहिए था। मतलब एक एटम में कितने प्रोटॉन हैं, ये ज्यादा जरूरी था। बस यही एक छोटा सा बदलाव और सब कुछ अपनी सही जगह पर आ गया। यही था वो आहा मोमेंट। और इसी एक बदलाव ने हमें वो खूबसूरत परफेक्ट टेबल दी जिसे हम आज इस्तेमाल करते हैं। इसमें 7 हॉरिजॉन्टल पंक्तियां हैं जिन्हें हम पीरियड्स कहते हैं, और 18 वर्टिकल कॉलम जिन्हें ग्रुप्स कहा जाता है। साथ ही एक टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग लाइन है जो मेटल्स और नॉन मेटल्स को बिल्कुल साफ साफ अलग करती है। तो ठीक है, अब हमारे पास ये शानदार नक्शा तो है, लेकिन इसे पढ़ते कैसे हैं? देखिए, ये टेबल सिर्फ तत्वों की एक लिस्ट नहीं है, ये उनके व्यवहार के बारे में छिपे हुए पैटर्न्स और राज से भरी हुई है। तो चलिए इन ट्रेंड्स को डिकोड करते हैं। सबसे पहली और जरूरी चीज है वैलेंसी, यानी संयोजकता। सीधे सीधे कहें तो ये किसी भी तत्व की दूसरे तत्वों के साथ बॉन्ड बनाने की, जुड़ने की कैपेसिटी है। और ये इस बात पर डिपेंड करती है कि उसके सबसे बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ एक उदाहरण देखिए। ग्रुप 1 के सभी तत्व जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, इन सब के बाहरी शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसीलिए इन सभी की वैलेंसी 1 है। मतलब एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर वैलेंसी सेम रहती है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है, इसे याद रखिएगा। अब बात करते हैं एटम के साइज की। जैसे जैसे हम किसी ग्रुप में नीचे की ओर जाते हैं, हर अगले तत्व में एक नया इलेक्ट्रॉन शेल जुड़ जाता है। अब जाहिर सी बात है, जितने ज्यादा शेल होंगे एटम उतना ही बड़ा होता जाएगा। सिंपल है ना? तो चलिए इन दोनों ट्रेंड्स को एक साथ रिवाइज कर लेते हैं। जब ग्रुप में नीचे जाते हैं
तो नए शेल जुड़ने से एटॉमिक साइज बढ़ता है और मेटालिक कैरेक्टर भी बढ़ता है। लेकिन जब हम एक पीरियड में बाएं से दाएं जाते हैं तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो बढ़ते हैं पर कोई नया शेल नहीं जुड़ता। इससे इलेक्ट्रॉनों पर खिंचाव बढ़ जाता है और एटॉमिक साइज घट जाता है और मेटालिक कैरेक्टर भी कम हो जाता है। ये स्लाइड रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या मिला? इसका सार क्या है? असल में ये पीरियोडिक टेबल सिर्फ एक चार्ट नहीं है, ये केमिस्ट्री की चीट शीट है, एक बहुत शक्तिशाली टूल। ये हमें दिखाती है कि कैसे विज्ञान ने तत्वों की दुनिया के केओस को एक खूबसूरत और प्रिडिक्टेबल सिस्टम में बदल दिया। ये इंसानी दिमाग की जीत है। पैटर्न खोजने की हमारी जो इच्छा है उसका एक जीता जागता सबूत है। अगर इस पूरे विश्लेषण से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो इसे एक लाइक जरूर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, ऐसे ही और दिलचस्प कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, जाने से पहले एक छोटी सी चुनौती। स्क्रीन पर दिए गए इन 2 सवालों के जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। देखते हैं किसने सबसे ध्यान से समझा है। अगली बार तक सीखते रहिए और क्यूरियस बने रहिए।